हाँ जी, तो काफ़ी समय से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है? रिक्वायरमेंट भी थी कि एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है वो समझाइए। मैंने 100% ईमानदारी के साथ ये पूरा का पूरा सेशन प्लान किया है। आपको समझाने की कोशिश करी है कि अगर आपके सामने एक एनुअल रिपोर्ट है, तो आपको उसको कैसे पढ़ना चाहिए। सेशन थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, बट मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे साथ टिक के बैठोगे तो आपको ना सिर्फ ये समझ में आएगा कि एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़नी चाहिए, बल्कि इसके अलावा भी काफ़ी सारी केसेस हैं, केस स्टडीज़ है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ पार्थ वर्मा एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। हम बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करें, इसके पहले आप लोग सब जाके लाइक दबा दो। ठीक है, चलो। तो अमन से मिलो जी। अमन क्या है, सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट है जिसने अभी अभी एक कंपनी में 5,000 रुपए के स्टॉक खरीदे क्योंकि उसके दोस्त ने बताया है। ठीक है, अमन ने खरीद लिया, अमन घर आ गया। अब घर आने के बाद अमन को डाउट्स आए। क्या डाउट आए कि यार कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, ये कंपनी क्या करती है, मैनेजमेंट में कौन कौन कैसे कैसे काम करता है, समझना मैं कहाँ से शुरू करूँ ये सब चीज़ें पता करना। जब पैसा डाला था तब ये सब याद नहीं आया, पैसा डालने के बाद ही याद आता है जनरली। और वो भी जनरली तब याद आता है जब स्टॉक नेगेटिव हो जाता है। जब पॉजिटिव चल रहा होता है तब तक सब अच्छा लगता है। तो अमन एक्साइटेड तो था बट कंफ्यूज भी हो गया ये सब डाउट्स के बाद। क्या ये चीज फैमिलियर लगती है? ये सबके साथ होता है। एनुअल रिपोर्ट की रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? जब भी आप किसी कंपनी को पहली बार देखते हो, फॉर द फर्स्ट टाइम, तब आप उस कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा चीजें जानना चाहते हो ऑन वेराइटी ऑफ एस्पेक्ट्स, समझना, एंड फ्रॉम अ वेरी ट्रस्टेड सोर्स। दैट ट्रस्टेड सोर्स इज एनुअल रिपोर्ट। डेफिनेटली इसको पढ़ने के कुछ बायसेस हैं, अपन उसको डिस्कस करेंगे आराम से, है ना। लेकिन मैं अभी आपके दिमाग में ये फिट करना चाह रहा हूं दैट व्हाई एनुअल रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप एक फिनेंस स्टूडेंट हो, आप किसी कंपनी को रिसर्च करना चाह रहे हो, ठीक है, आप कंपनी को पहली बार पढ़ रहे हो, समझ में, देखो यार, आज के टाइम एआई तो सब दूर है, ठीक है, मतलब हर जगह एआई है। तो मुझे कोई आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आप दोनों से ही वाकिफ हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास समय बहुत कम है, 1-2 घंटे ही बचे हैं, यू विल नॉट, या 2-4 घंटे में ही डिसीजन मेकिंग करनी है, या कम टाइम है, तो डेफिनेटली विल नॉट गो एंड रीड एनुअल रिपोर्ट। आप चाहोगे कि आप एनुअल रिपोर्ट को चैट जीपीटी पे चढ़ा के समरी बनवा दो, परप्लेक्सिटी पे लगा दो, कहीं भी लगा दो, नोटबुक एलएलएम पे लगा दो। बट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए धंधे की, क्या होता है ना, जिसको 5-10-50 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करने, वो चैट जीपीटी से ट्रस्टेड है, वो ट्रस्ट कर सकता है। मैं तो नहीं कर सकता, आपको भी नहीं करना चाहिए। आप अगर फिनेंस स्टूडेंट हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका एनुअल रिपोर्ट पढ़ना अच्छे से खुद मैनुअली वर्सेस आपका चैट जीपीटी के थ्रू समराइज नोट पढ़ना एक ही चीज़ है, तो दोनों एक चीज़ नहीं है। जब आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी, है ना, बहुत फैमिलियर होगे। बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जो परेशान करेंगी। मैं शायद आपको इस सेशन में ये भी समझा दूंगा कि अपने को पढ़ना कैसे, ठीक है, हाउ यू शुड रीड इट, हाउ यू शुड डेसिफर इट। नाउ अंडरस्टैंड। तो अमन को कोई मिल गया। कौन मिला हुआ आप गेस करके बताना। अमन को उसने बोला कि तुम एक काम करो, अगर तुमको ये सारे डाउट आ रहे हैं तो तुम एनुअल रिपोर्ट से शुरुआत करो। तो बोले एनुअल रिपोर्ट तो 300 पेज का डॉक्यूमेंट है ना। तो उस कोई ने बोला कि नहीं, है भी और नहीं भी। व्हाट डज दैट मीन्स? वॉरेन बफेट सर ये बोलते हैं कि इमेजिन करो कि आप किसी कंपनी का 50% हिस्सा लिए हो, आप पार्टनर हो, है ना, और आपके पार्टनर ने 1 साल उस कंपनी को हैंडल करा है। आप बाहर थे वेकेशन पे, आप 50% पार्टनर हो किसी कंपनी में, और आपका जो दूसरा पार्टनर है उसने 1 साल उस कंपनी को होल्ड करा है। आप उस पार्टनर से एक रिपोर्ट चाहते हो कि जब आप वापस आओ तो आपको सब कुछ पता चल जाए कि उस 1 साल में क्या हुआ है। ये चीज एनुअल रिपोर्ट है। हम एनुअल रिपोर्ट से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एनुअल रिपोर्ट होती क्या है। हर साल के एंड में ये लॉ की रिक्वायरमेंट है, इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, है ना, कि आपको, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो आपको सारे शेयर होल्डर्स को एड्रेस करते हुए डिटेल्ड में एक रिपोर्ट पब्लिश करनी है अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान। वो रिपोर्ट को ओके करा जाएगा। अब इस रिपोर्ट का यूज ना सिर्फ शेयर होल्डर्स करते हैं,
बल्कि बहुत सारी स्टेक होल्डर्स करते। सर स्टेक होल्डर्स का क्या मतलब है? वो सभी लोग जिनका बिजनेस के होने या ना होने से इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि बिजनेस के क्रेडिटर्स, बोरोवर्स, लेंडर्स जिन्होंने पैसा दिया, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, ये सब लोग एनुअल रिपोर्ट को पढ़ते हैं। एनालिस्ट जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी पढ़ते हैं, दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स। तो ये जो रिपोर्ट होती है इसको एनुअल रिपोर्ट बोला जाता है। ये बहुत ही रिलायबल सोर्स होता है। रीजन क्या है? कंपनी खुद पब्लिश करती है और इसको प्रोफेशनली ऑडिटेड होती है। नॉट एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो ऑडिटेड होती है। ये डॉक्यूमेंट है जो आपको बताएगा कि पूरे साल के दौरान कंपनी ने सबसे पहली बात कैसा परफॉर्म किया, हाउ द कंपनी हैज परफॉर्म्ड, ठीक है, व्हाट आर द मेजर डिसीजंस दैट वर टेकन, क्या की चैलेंजेस थे जो फेस हुए, है ना, एंड मैनेजमेंट फ्यूचर की क्या प्लानिंग कर रहे हैं, व्हाट इज द फ्यूचर प्लानिंग ऑफ द मैनेजमेंट। ये चीजें आपको पता चलेगी। तो अमन ने क्या करा, पहली रिपोर्ट ओपन करी, पहली बार एनुअल रिपोर्ट ओपन करी, है ना, और वो ओवरवेल्म्ड हो गया। ओवरवेल्म्ड क्यों हो गया? उसको क्या क्या दिखा पता है? जैसे उसने इंडेक्स ओपन करा ना तो उसको दिखा कि यहाँ पर रिपोर्ट के बारे में कुछ बात हो रही है। अपन इंडेक्स डिस्कस कर रहे हैं इस समय, एनुअल रिपोर्ट का हो चुका है स्टार्ट सेशन, 6 मिनट हो चुके हैं, है ना। ध्यान दे दो, और अभी भी लाइक नहीं किया तो कर दो भाई, क्यों दो दो बार बुलवा रहे हो? दिखना चाहिए, लाइक रेशो ज्यादा है, समझ रहे हो? अच्छा कंटेंट है, मजा आ रहा है आपको भी, ऐसा मत करो। इधर ध्यान से। तो पहला सेक्शन है ना, ये इसको मैं बोलता हूं ये मैनेजमेंट का एडवर्टाइजमेंट सेक्शन है। मैनेजमेंट को जो लिखना होता है इसमें लिखता है। आपको जैसे लट्टू घुमाना है आपके अंदर घुमाता है ना। कंपनी के बारे में लिखता है, ये ट्रेंड की है वैसे, कि हमारी जर्नी क्या है क्या नहीं। कोई पहली बार अगर पढ़ रहा है तो ट्रेंड क्या है, हमारा रीच क्या है, हमारी जर्नी क्या है, कौन लोग हैं जो हमें संभाल रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या क्या है, कैसा है। ठीक है, एक सेक्शन ये हो गया। ये वाला पूरा एक सेक्शन है, दिस इज सेक्शन नंबर 1, राइट। नाउ कमिंग टू स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। ये सारी की सारी रिपोर्ट में ये 4 चीजें फिक्स रहेंगी: बोर्ड रिपोर्ट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट एंड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, है ना। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं। तो स्टैंड अलोन आएंगे। स्टैंड अलोन मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है तो सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आएंगे। क्या क्या आएगा? ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट्स। पढ़ते हैं, मैं समझाता हूं आपको, ठीक है, पूरा, डोंट वरी। फिर कंसोलिडेटेड आएगा ना, एजीएम का नोटिस आएगा। ये एक के नीचे एक आना था, क्रिएटिंग इम्पैक्ट, डिलीवरिंग वैल्यू, ये सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात होती है यहाँ पर। तो बेसिकली इतने सारे सेक्शन है जिसके अंदर ये बटा हुआ। अगर आप देखो मोटा मोटा, तो सबसे पहले तो कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन आती है, मैनेजमेंट की तरफ से एक मैसेज आता है। फिर सस्टेनेबिलिटी, ESG, हम क्या अच्छे काम कर रहे हैं जी, हमने क्लाइमेट कैसे बचाया, हमने पानी का वाटर रिट्रीटमेंट कैसे करा, हम एनजीओ कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, फिर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स आती हैं, जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, बोर्ड रिपोर्ट होती है, MDA होता है, वो सब चीज़ें आती हैं। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, ये स्टैंड अलोन भी आते हैं और ये कंसोलिडेटेड भी आते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर स्टैंड अलोन है तो सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। कंसोलिडेटेड है तो उसमें जियो फाइनेंस भी है, उसमें रिलायंस रिटेल भी है, उसमें हैमलेस भी है, उसमें मिल्क बास्केट भी, उसमें सब है। समझना, वैसी चीज़ है। नाउ अंडरस्टैंड। हम अब क्या करते हैं, हम एक एक करके सेक्शन को कवर करते हैं। आप कोई भी एनुअल रिपोर्ट ओपन करना, हम कई एनुअल रिपोर्ट्स ओपन करेंगे। कई बार तो मैं खुद एनुअल रिपोर्ट में जाके अभी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करके आपको पढ़ के बताऊंगा। कई चीज़ें मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखी, मैं यहीं बता दूंगा, एंड इट विल बी वेरी इजी टू नेविगेट। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो इस सेशन में, मतलब ये पहला वीडियो है जो आप मुझे देख रहे हो, तो मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दैट दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, है ना। आई जस्ट वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कितने लोग हैं जो पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, आप बस टिक के रहिए, आपको सब समझ में आएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉर्पोरेट ओवरव्यू एंड मैनेजमेंट मैसेज की। यार ये एक ऐसा सेक्शन है ना जहां पर तेरे को हिस्ट्री पता चलेगी, मैनेजमेंट का मिशन पता चलेगा, क्या अलग अलग प्रोडक्ट हैं वो पता चलेगा, प्रेजेंस कहाँ पर, अपनी भी रीच कितनी है वो पता चलेगा, है ना। कहाँ कहाँ पर जोग्राफिकल प्रेजेंस है, भाई मैं US में माल बेच रहा हूँ, इंडिया में माल बेच रहा हूँ, इंडिया में बेच रहा हूँ तो नॉर्थ में बेच रहा हूँ, साउथ में बेच रहा हूँ, ईस्ट में बेच रहा हूँ, वेस्ट में बेच रहा हूँ। समझना, लीडरशिप टीम में कौन कौन है, उनकी तरफ से मैसेज आता है वो पता चलेगा, की मेट्रिक है वो पता चलेगा। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी के अंदर क्लाइमेट गोल, वही सब चीज़ें, CSR, एथिक्स। ठीक है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर अपन ने देखी 4 चीज़ें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी ये 4-5 चीज़ें थी।
तो क्या ये सब पढ़ना पड़ेगा, पूरा 300 पेज पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। आप 20% पेजेस पढ़ के 80% इंफॉर्मेशन उठा लोगे कंपनी के बारे में। इसको शास्त्रों में इसको परीटो एनालिसिस बोला गया है ना। परीटो एनालिसिस बोला गया है शास्त्रों में कि आप मात्र 20% एफर्ट डाल के 80% रिजल्ट्स यील्ड कर सकते हो, कमा सकते हो। तो अपन वही काम करने की कोशिश करेंगे। मैं कोई चेकलिस्ट वेकलिस्ट देने के चक्कर में नहीं हूं। मेरा ये फोकस है कि कोई व्यक्ति अगर इस सेशन के एंड तक 100% कॉन्फिडेंस के साथ नोट्स टू अकाउंट्स सब अपने नोट्स वोट्स बनाते हुए बैठ गया लास्ट तक, तो उसको समझ में आ जाएगा मोटे माटे लेवल पे कि मेरे को एक एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या देखना है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि हमें 20% एफर्ट में कौन कौन से सेक्शन है जिनको फोकस करना है। ठीक है। नंबर वन, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस ओवरव्यू। यहां पर है ना अपने को डेप्थ। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसकी फॉर्मेट अलग अलग होती है। तो इसकी फॉर्मेट भी अलग है, इसकी डेप्थ भी अलग है। तो कोई रेगुलेशन नहीं, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में बोला ना हर कंपनी में 4 चीज मिलेगी ही मिलेगी। तो कोई कंपनी है जो बढ़ चढ़ के अपना प्रमोशन करना चाह रही है तो वो इसको भर देगी अच्छे से। जिसको फंड उठाना है ना, वो बहुत सॉलिड रिपोर्ट बनाएगी। जिस साल उसको आईपीओ लेके आना है, जिस साल एफपीओ लेके आना है, कोई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है, कोई बड़ा इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है, बहुत शानदार रिपोर्ट बनाएंगे। समझना। सो द आइडिया इज, फिर क्या हमें देखना है? अगर सब लोग अलग अलग बनाते तो फिर मैं क्या देखूं? अपने को बिजनेस मॉडल समझना है। बिजनेस मॉडल मतलब हाउ बिजनेस मेक मनी। बिजनेस मॉडल अपने को यह समझना है कि धंधे का वो कौन सा सेगमेंट है जो सेल्स लेके आ रहा है। जैसे अगर आप टाइटन देखोगे तो टाइटन में क्या ज्वेलरी वो सेगमेंट है ना। वॉचेस से थोड़ा ना बिजनेस, वॉच तो सिंगल डिजिट कंट्रीब्यूशन दे रहा है आज के टाइम पे। साड़ी सिंगल डिजिट कंट्रीब्यूशन दे रही है आज के टाइम पे। परफ्यूम सिंगल डिजिट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं आज के टाइम पे। राइट। तो कौन से सेगमेंट से रेवेन्यू आ रहा है? क्या मैं सिर्फ इंडिया में ऑपरेट करता हूं या ग्लोबली ऑपरेट करता हूं? अगर इंडिया में ऑपरेट करता हूं तो कहां कहां से ऑपरेट करता हूं, कहां पर माल बेचता हूं, मेरी फैसिलिटीज कहां कहां पर बनी हुई है। आपको ऐसा नहीं लगता अगर आप किसी कंपनी के मालिक बनने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी की फैक्ट्रीज कहां पर है, क्या कैपेसिटी है ना। मेरे कस्टमर्स जो है वो कौन है? वो बिजनेस टू बिजनेस है, मतलब मैं बी टू बी कर रहा हूं या मैं बी टू सी कर रहा हूं या मैं डी टू सी कर रहा हूं। दोनों तीनों चीजें अलग अलग है। बिजनेस टू बिजनेस मतलब दूसरे बिजनेसेस को आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। आप कोई ऐसी चीज बेचते हो जो सामने वाला रॉ मटेरियल जैसे यूज कर लेता है, कंजम्पशन में यूज कर लेता है अपने, है ना, और कॉर्पोरेट ही यूज करते हैं। या फिर आप बी टू सी हो। बी टू सी मतलब पार्ले जी बिस्किट, आप कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो। और डी टू सी मतलब आप बना भी रहे हो और बेच भी रहे हो, डायरेक्ट कस्टमर्स को ही बेच रहे हो, बीच में कोई होलसेलर नहीं है। ये सब चीजें आपको यहां से पता चलेंगी। तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस मॉडल, इट इज क्लोजली लिंक्ड विद बिजनेस मॉडल। क्या मेरी कोई मेजर डिपेंडेंसी है क्या किसी एक रीजन पे, किसी एक प्रोडक्ट पे? ये इवैल्यूएशन इमीडिएट लेवल पे आपके साथ होगा। यहां पर ये आपका बल्ब जलाएगा। समझ लो, हमें ये सब चीजें ढूंढने की कोशिश करनी है। ठीक है। एक अच्छी खबर ये है, ये जो फर्स्ट पोर्शन होता है ना, क्या ये आपको हर साल पढ़ना है क्या? एक बार पढ़ना है जीवन में। अगर कंपनी में कोई बड़ा चेंज आ गया तब नया पढ़ेंगे। जैसे कि कोई सीमेंट की कंपनी अगर केबल बनाने में घुस गई, वायर और केबल में, पेंट में घुस गई, समझना, तब मैं कोई स्ट्रक्चरल चेंज आ गया, किसी बड़ी कंपनी को खरीद लिया, कोई पार्ट को बेच के अलग कर दिया, तब मैं इसको जाके वापस रिविजिट करूंगा कि मैनेजमेंट क्या बोलता है। ठीक है। तो अपन कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। चलिए जी, देखिए, एडीएफ फूड्स लिमिटेड, उसका अपन कंपनी ओवरव्यू, कॉर्पोरेट ओवरव्यू, एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके देख रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है? एडीएफ फूड्स हैज कैरीड एसेंस ऑफ इंडियन किचन्स टू हाउस होल्ड अक्रॉस मोर देन 55 कंट्रीज। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है ना, क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक है। Shaped by regional diverse climate, blah blah blah. Indian food reflect both history through the brands like Ashoka, Truly Indian, ADF Soul, Camel, Aeroplane, ADF Food offer ready to eat meal, pickles, pastes, sauces, spices। पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विजन मिशन दिख रहा है, बट ठीक है, ये सब बकवास स्टेटमेंट्स है, मतलब इट्स नॉट वेरी रेलिवेंट। मैं आगे और बढ़ता हूँ।
तो यहाँ पर बैकग्राउंड है कब से स्टार्ट हुआ। तो ये अमेरिकन ड्राई फ्रूट स्टोर है जो मुंबई में स्टार्ट हुआ, और वहाँ से फिर उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब ग्लोबली प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो वेरी फेमस आउटलेट इन मुंबई, अमेरिकन ड्राई फ्रूट। ऑपरेटिंग फैसिलिटीज में आप देखोगे तो 28,000 मेट्रिक टन हैं, दो प्लांट्स में, नडियाड में गुजरात में और एक नासिक महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर मेरे को ना सिर्फ ऑपरेटिंग कैपेसिटी पता चल रही है, बल्कि प्लांट की लोकेशन का भी एग्जैक्ट अंदाजा हो रहा है कि नडियाड के अंदर क्या क्या बनता है, समोसा, वेजिटेबल, पिकल, चटनी, और यहाँ पर क्या क्या बनता है। ठीक है, यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो जर्मनी की है, ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, फिर वेयर हाउस के बारे में पता चल जाएगा आपको, प्रोडक्ट मिक्स के बारे में पता चल जाएगा कि 400 एसक्यूज हैं कंपनी के। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, मैं तो बताने आया हूँ। समझ रहे हो, आप पढ़ोगे तो आप समझना, आगे पन्ने पलटना, बस पन्ने पलटते जाओगे तो दिखेगा कि पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। हर प्रोडक्ट की पोजीशनिंग समझाई है उन्होंने कि जो अशोका है वो साउथ एशियन डायस्पोरा को कवर करता है, फ्लैगशिप ब्रांड है हमारा। और कौन कौन सी ज्योग्राफीज में, कैमल जो है वो प्रीमियम ब्रांड है अरब डायस्पोरा के लिए, जो अरब में बैठे हुए, मिडिल ईस्ट कवरेज देता है। एरोप्लेन इकोनॉमी ब्रांड है, मिडिल ईस्ट को कवरेज देता है। ठीक है, एडीएफ सोल टारगेटिंग अर्बन इंडियन कंज्यूमर, ये इंडिया के अंदर टारगेट करा है इन्होंने। प्रोडक्ट का फॉर्मेट देखिए, सब समझा रहा है कितना डिटेल में, कि फ्रोजन प्रोडक्ट्स हैं, उसमें स्नैक्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ब्रेड्स हैं। ब्रेड्स मतलब तंदूर पराठे। रेडी टू ईट, रेडी टू कुक के अंदर, रेडी टू ईट में पाव भाजी है, दाल मखनी है, रेडी टू कुक में भिंडी मसाला, पनीर मखनी, टोफू। ठीक है, फूड के साथ जो अपन खाते हैं अकम्पनेंट्स, ठीक है, चटनी अचार वगैरह खा रहे हो, वो सब मिल रहा है। स्पाइसेस के अंदर है करी पाउडर, टैमरिन पाउडर, सब एनुअल रिपोर्ट से लिया हुआ, पेज नंबर 21। ठीक है, समझना ध्यान से। वैसे ही दूसरा एकदम कंट्रास्ट बिजनेस देख लेते हैं, सेनको ग्लोबल। एकदम कंट्रास्ट बिजनेस देख लेते हैं, सेनको ग्लोबल इज अ पैन इंडिया ज्वेलरी शॉप हैविंग लेगेसी ऑफ 85 ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कंपनी इज फाउंडेड नियरली 3 decades ago बाय शंकर सेन, सेन कंपनी। ठीक है, फोर्थ जनरेशन ऑन्ट्रप्रनोर, फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस है जी। एग्जिस्टेंस, वाइड नेटवर्क ऑफ सेल्फ ओन्ड स्टोर्स, नो फ्रेंचाइज। बिजनेस मॉडल समझता हुआ दिखेगा आपको, धीरे धीरे पढ़ोगे तो। नो फ्रेंचाइज, सेल्फ ओन्ड स्टोर्स। ठीक है, 159 स्टोर्स हैं कंपनी के, समझना। कुछ फ्रेंचाइज स्टोर्स भी हैं जो नॉन मेट्रो टीयर 1 और टीयर 2 लोकेशन के अंदर है। कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो एक्सटेंसिव सिलेक्शन ऑफ लाइट वेट ज्वेलरी विद गोल्ड पीसेज रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10 grams एंड डायमंड अंडर 50 सेंट्स। यहां से मेजर कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ये ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो मेन ग्रोथ ड्राइव कर रहे हैं। क्या क्या ऑफर करता है सेनको गोल्ड? ऑफर गोल्ड डायमंड रेंज ऑफ ज्वेलरी, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, सिल्वर किचनवेयर, catalog that feature 1,51,000 gold jewelry designs and more than 85,000 diamond jewelry designs। ये हमारा डिजाइन है। एक जूलर के लिए डिजाइन बहुत बड़ा मोड बन सकता है, बहुत बड़ा मोड बन सकता है। अगर आपको समझना है तो आप त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी का वैल्यूएशन देखो, सिर्फ मोट डिजाइन का ही है, सिर्फ डिजाइन का दाम है और कुछ भी नहीं उसके अंदर उसके अलावा। मैनेजमेंट कमेंट्री, आप इसको एक नैरेटिव जैसा जरूर ले सकते हो कि मैनेजमेंट एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, मैनेजमेंट आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ लास्ट ईयर। मोटा मोटा फिक्स रहता है कि लास्ट ईयर क्या हुआ, क्या बड़े चैलेंजेस फेस हुए, सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस हमारी कैसी थी, फ्यूचर का आउटलुक कैसा है। ये या लेटर आपको चेयरमैन लिखेगा या सीईओ लिखेगा या सीएफओ लिखेगा, हर कंपनी में अलग अलग हो सकता है किसको आगे करना है। हमें क्या देखना है वो समझना है कि इस साल की जो ग्रोथ आई है उसके पीछे क्या कारण रहा है। क्या इस साल अगर थोड़ा सा लॉस हुआ है तो क्या मैनेजमेंट ने एक्नॉलेज करा है उसको, हेडविंड्स एक्नॉलेज करें अगर ग्रोथ नहीं आई है तो। मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी क्या है, केपेक्स और एक्सपेंशन को लेके क्या सोच रहा है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की टोन क्या है, कॉन्फिडेंट है, डिप्रेसिंग टोन है, पता नहीं क्या होने वाला है, समझना। और मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स क्या है ब्रॉडर लेवल पे। नाउ अंडरस्टैंड, जनरली ये लेटर स्टार्ट होंगे फिनेंशियल परफॉर्मेंस से, टेलविंड हेडविंड डिस्कस करेंगे, कैसे ग्रो हुआ, क्यों रुक गया ग्रोथ,
ठीक है, एक्सपेंशन प्लान डिस्कस करेंगे, सस्टेनेबिलिटी पे थोड़ा ज्ञान देगा और फ्यूचर आउटलुक पे आ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको बढ़िया। शीला फोम्स मतलब स्लीप वेल। ठीक है, डियर शेयर होल्डर्स, किसका लेटर है? चेयरमैन का लेटर है। ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, इट इज एन ऑनर, पहला पैराग्राफ तो छोड़ ही देने का। ठीक है, डिस्पाइट परसिस्टेंट हेडविन इन कंज्यूमर ड्यूरेबल, आर मैट्रेस बिजनेस डिलीवर कमेंडेबल ग्रोथ, driven to prolonged strategy for aligning existing channel, our strategic pivot toward high potential new channel, notably e-commerce and rural expansion. दो जगहों पर घुसे, ई कॉमर्स में एंट्री मारी और रूरल एक्सपेंशन कराए। वी आर कॉन्फिडेंट, टोन, we are confident that business is now structurally stronger and well positioned to deliver improved earning and sustainable value as we move forward. Tone, watch the tone. ठीक है, फिर ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे ज्ञान दे रहा है। मेरे हिसाब से इससे बेटर है कि आप कॉन कॉल एनालिसिस करो, वो ज्यादा बेहतर है। मैंने बताया है, डिटेल में समझाया कॉन कॉल एनालिसिस कैसे करना है, आप समझ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन एडजेसेंट ग्रोथ सेगमेंट कंटिन्यू टू डिलीवर प्रॉमिसिंग आउटकम्स। फरलैंको इज अ कंपनी जो रेंट पे फर्नीचर्स देती है। Recorded a full year profitability in FY24. Average revenue, recurring revenue is 300 crores, notably acquired subscribers. Bypass 1 lakh plus. Customer traction, market penetration, expansion into key cities. उसने ज्ञान दिया एक कंपनी के बारे में जो उसने एक्वायर करा था, फरलैंको। फरलैंको वही बिजनेस है, रेंटो मोजो जैसा। ठीक है, जो आपको फर्नीचर रेंट पे देता है। जो स्कूल कॉलेज वाले हैं वो समझते होंगे। इंटीग्रेशन एक्सपेंशन की बात करता है वो। ड्यूरिंग द ईयर we have added 400 exclusive showrooms and onboarded 1700 new dealers, reinforcing अबे 1700 न्यू डीलर्स तो इसी साल ऐड करें। reinforcing our retail network across the country. Our small town initiative has now extended its reach to more than 4000 towns, supported by network of STI specific distributors. जो small town distributor अलग बनाए, बड़े जो ऑलरेडी गेंड मार्केट के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके बिजनेस को टच नहीं करा, उनको करने दिया। छोटे शहरों के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग बनाए। ऑल्सो स्टेडली ग्रोइंग आर प्रेजेंस इन मल्टी ब्रांड आउटलेट्स। मल्टी ब्रांड आउटलेट्स मतलब विशाल मेगामार्ट टाइप का, कि वहां पर शीला का गद्दा मिल रहा है, मतलब स्लीपवेल का गद्दा मिल रहा है, वैसी चीज है। डिस्ट्रीब्यूटर ओन शोरूम्स अंडर बोथ आर एंड फ्लैगशिप ब्रांड्स। मतलब स्लीपवेल गैलरी करके आजकल ये लोग बना रहे, एक्सपीरियंस स्टोर्स बन रहे हैं। एक्सपैंडिंग आर कैपेबिलिटीज, फ्यूचर की बात हो रही है। आर कंफर्ट फोम बिजनेस डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड वैल्यू। Technical foam segment maintained a stable growth, reinforcing dominance in auto lamination space. तो ये फोम सिर्फ गद्दों के लिए, तकियों के लिए नहीं बनाते हैं, ये ऑटोमोबाइल के लिए भी बनाते हैं, उसको टेक्निकल फोम बोलते हैं। Subsequently, we are expanding into high potential categories such as aviation insulation, जो इंसुलेशन लगता है दो परतों के बीच में ताकि हीट का आदान प्रदान कम हो। सेरेमिक फिल्टर्स, अकोस्टिक सॉल्यूशंस, फुटवेयर इंसोल, मतलब सब कुछ रिलेटेड बिजनेस में एक्सपेंशन कर रहे हैं। देखो फोम है, फोम में ही अलग अलग कैटेगरी के फोम में एक्सपेंशन करेंगे, और वो कब कर रहे हैं? जब उन्होंने स्लीपवेल को हाउस होल्ड नाम बना दिया उसके बाद। इट्स अ गुड एक्सपेंशन, समझना। अब ये तो बेसिक चीज है। आर फर्नीचर कुशनिंग लाइन, leveraging the strength of Kurlon brand, continued its gain momentum in particularly in North and West India. सस्टेनेबिलिटी पे बात कर रहे हैं भाई, मैं तो यूजुअली नहीं पढ़ता सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, फिर आउटलुक, ओवरऑल आउटलुक के ऊपर बात हो रही है कि कैसा लगता है। हमको लगता है कि कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ेगी, हम रूरल प्रेजेंस बढ़ाएंगे। वी आर कॉन्फिडेंट दैट द ग्राउंड वर्क लेड दिस ईयर हैज सेट अ स्टेज फॉर अ न्यू फेज ऑफ स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज द टोन ऑफ द मैनेजमेंट ओवर हियर? कैसी लगी आपको मैनेजमेंट की टोन इस मैसेज में? समझना, आपने लिमिटेड चीजें ही पढ़ी ना, सारा तो नहीं पढ़ा। सर कैसे पता चलेगा कौन सा लिमिटेड पढ़ना? मैंने बताया था, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस छोड़ दो, पहला पैराग्राफ छोड़ दो, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी छोड़ दो, लास्ट का आउटलुक ऊपर ऊपर से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। 3 पैराग्राफ हैं आपके पास पढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा थोड़ा ना। एस्ट्रल पाइप है, वही सेम चीज है, देखो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, छोड़ दो, समझना। सेगमेंटल रेवेन्यू पे बात कर रहा है कि प्लम्बिंग सेगमेंट कंटिन्यू टू कॉर्नरस्टोन आवर बिजनेस, कंट्रीब्यूटिंग 73% टू द टोटल रेवेन्यू, है ना। आर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली, रीचिंग टू दिस यूटिलाइजेशन 66% पे यूटिलाइजेशन चल रहा है इस समय कंपनी का।
कंपनी बताएगी और कौन बताएगा कि मशीन की कैपेसिटी क्या और हम कितना परसेंट यूटिलाइज कर रहे हैं। सब कुछ सेम है। एक्सपैंडिंग हराइजन्स सेम, भाई एक्सपेंशन क्या कर रहे हो। हेडविंड्स, इन्फ्लेशन, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है जी। लुकिंग अहेड, आगे कैसा दिख रहा है हमको, देखो लुकिंग अहेड में क्या बोल रहा है। We remain confident in our strategic direction and future growth prospect. Our decentralized manufacturing strategy focus on innovation, product launch, expansion into new geographies will drive sustained growth. We anticipated a continued growth rate of 15% with potential of, बता ही दिया उसने, 15% की ग्रोथ दिख रही है हमको, नंबर ही दे दिया सीधा उसने एंड में, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है 15%। एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग बूम विल फर्दर सपोर्ट आवर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। 15% ग्रोथ तो ये है ना। अब अगर इसके अलावा गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, यहाँ हाउसिंग बूम आता है बिकॉज ऑफ द रेट कट विच इज हैपनिंग राइट नाउ एज वी आर स्पीकिंग, राइट, रेट इज कटिंग, वी आर इन अ रेट कट वाले डोमेन में, अब धीरे धीरे रेट कट स्टार्ट हो रहे हैं। फेड जैसे ही काटेगा वैसे आरबीआई काट देगा। अब समझ नहीं रहे हो, कभी डब्ल्यूबीटी सुनना कोई पुरानी जाके, ठीक है। तो ये मुझे समझ में आ गया, समझना चाहिए। इसके बाद बोर्ड रिपोर्ट है। बोर्ड रिपोर्ट इट्स अ वेरी, यार मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है, आपको तो एक ही समझ रहे हो, आप तो पढ़ ही सकते हो। समझने की कोशिश करो, अपन अलग अलग कंपनीज की अलग अलग चीजें समझ रहे हैं, बहुत मजा आएगा, एडीएफ का पूरा नॉलेज मिलेगा आपको आखिरी तक। ये है ना, कंपनी का बोर्ड होता है, कंपनी के अंदर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। इनको अपॉइंट कौन करते हैं, शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। क्यों अपॉइंट करते हैं, ताकि ये मैनेजमेंट को सुपरवाइज कर सकें और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन कर सकें। तो मतलब इनका माई बाप तो शेयर होल्डर है, तो माई बाप को साल में एक बार तो बताओ कि क्या करा साल भर, है ना, ये वैसी रिपोर्ट है। इट इज लाइक अ लेटर बोर्ड ऑफ द कंपनी जो समराइज करता है कंपनी की परफॉर्मेंस। इसके अंदर क्या क्या अपडेट्स है पता है, इसमें आपको मिलेगा डिविडेंड, रिस्क कितना है कंपनी में, कंप्लायंसेस कैसे हुए हैं, बोर्ड में कोई चेंजेस हुए हैं क्या, बोर्ड ने कोई मेजर इनिशिएटिव लिया है क्या, वो सब मिलेगा। हमें क्या देखना है, क्या कंपनी डिविडेंड दे रही है, क्या कोई बड़ा रीगल या रेगुलेटरी इशू मेंशन किया है क्या बोर्ड के अंदर कोई मेजर चेंज है। लाइक फॉर एग्जांपल 8 लोगों का बोर्ड है, 8 में से 6 लोग छोड़ के चले गए और 6 नए लोग आ गए, मतलब पूरा बोर्ड ही नया बन गया। और क्या रिस्क है, अगर कोई रिस्क है तो वो डिफाइन करिए क्या, उसको डिस्क्राइब कराए क्या। ठीक है, अपन अब एक काम करते हैं, हम लोग है ना एडीएफ फूड की एनुअल रिपोर्ट ओपन करते हैं, पेज नंबर 63 से 72 डायरेक्टली जाते हैं और वहां पर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एडीएफ फूड्स में नीचे आया, पेज नंबर 63 नीचे आया, मतलब नीचे आया और एनुअल रिपोर्ट में ही मिल जाएगी मेरे को, पेज नंबर 63। ये डायरेक्टर रिपोर्ट है, देखो एक मिनट, हाँ जी, ये वाली रिपोर्ट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है। डियर शेयर होल्डर्स, योर डायरेक्टर्स हैव प्लेजर इन प्रेजेंटिंग 35th एनुअल रिपोर्ट टुगेदर विथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, परफॉर्मेंस ये पूरा बताया उन्होंने, ये शॉर्ट में समझाया है। ठीक है, आपको देखना है तो देख सकते हो कितना प्रॉफिट हुआ है पिछले साल की तुलना में, बट आपको बहुत डिटेल में बताया जाता है। सेम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यहाँ पर बिजनेस डेवलपमेंट पे बात करते हैं कि फ्लैगशिप ब्रांड जो है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ मोमेंटम दिखा रहा है। कंपनी का जो ग्लोबल ब्रांड है ट्रूली इंडियन, उसने भी अपने फुटप्रिंट एक्सपैंड करे, 1400 सुपरमार्केट आउटलेट्स में है वो अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स। समझना, एडीएफ सोल जो है वो एक एडवांस्ड मार्केट रीच के साथ इंडिया में ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के अंदर उतरा है थ्रू क्विक कॉमर्स एंड मॉडर्न ट्रेड चैनल्स, स्ट्रेंथनिंग इट्स प्रेजेंस अक्रॉस ई कॉमर्स चेन्स। समझना, इसके बाद क्या बोलते हैं, ऑन ए स्ट्रैटेजिक फ्रंट कंपनी हैज एक्वायर्ड 30% स्टेक इन वाइब्रेंट फूड न्यू जर्सी एलएलसी, अटेनिंग फुल ओनरशिप। The transaction positions the company to create a long term value with more focused operation। कंपनी ने यूएस की कोई कंपनी को एक्वायर कर लिया ताकि वहां पर लोकल सपोर्ट बढ़ जाए। द फर्स्ट फेज ऑफ कंपनीज ग्रीन फील्ड फैसिलिटी इन सूरत, ग्रीन फील्ड फैसिलिटी मतलब जो मैंने जमीन प्लाट खरीद के बनाई वो फैसिलिटी, एंटिसिपेटेड टू कमेंस ऑपरेशन इन सेकेंड हाफ ऑफ FY26, मतलब अब आने वाले 1-2 महीने में ये ऑपरेट हो जाएगा। इसके ऊपर 90 करोड़ रुपए का खर्चा लगा है। एक बार ये फुल्ली ऑपरेशनल होता है और ये अपनी फुल कैपेसिटी पे अगर ऑपरेट करते हैं तो ये एक साल में 250 करोड़ रुपए
कि सेल के बराबर का माल जनरेट करके दे सकता है। ठीक है। फर्दर मोर द कंपनी हैज एस्टेब्लिश्ड अ स्टेट ऑफ आर्ट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी इन नडियाड। कंपनी ने अपना कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी बनाया है इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज इम्प्रूव operational planning and order fulfillment of finished goods. The project company has also undertaken brownfield activity at Nasik plant. What do you mean by brownfield activity? मतलब कंपनी का ऑलरेडी कोई प्लांट है, उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी, enhanced, which has significantly enhanced the production of ready to eat category. नया प्लॉट खरीद के वापस से कंस्ट्रक्शन नहीं करा, सिग्निफिकेंटली बढ़ा दी। ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ मटेरियल चेंजेस हुए हैं क्या फाइनेंशियल पोजीशन में कंपनी में कोई बड़ा चीज ऐसी गड़बड़ हुई है क्या जो आपको पता होना चाहिए? तो यहाँ पर बोर्ड आपको अश्योर करता है कि नहीं, कंपनी के कोई मटेरियल चेंजेस तो नहीं हुए। फिर शेयर कैपिटल पे आते हैं, छोड़ सकते हैं। अब डिविडेंड पे आते हैं। कंपनी हैज इशूड द इंटरिम डिविडेंड ऑफ 60 पैसा पर शेयर ऑन अ फेस वैल्यू ऑफ टू रुपीज पर शेयर, जिसमें 7 करोड़ रुपए का खर्चा हो जाएगा। तो फाइनल डिविडेंड जो है, फर्दर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, फाइनल डिविडेंड भी 60 पैसे आया है, मतलब टोटल 1 रुपए 20 पैसे मिल गया। ठीक है। टोटल 1 रुपए 20 पैसे मिल गया। यही चीज है, बस यहाँ पर डिविडेंड की बात कर रहा है। फिर कंपनी ने कुछ रिजर्व में ट्रांसफर करा है, कोई रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करा है। सब्सिडरी कंपनीज के ऊपर बात कर रहे हैं कि कंपनी ने वही 30% स्टेक करा है, वही सेम चीज रिपीट होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर बताया 8 डायरेक्टर्स हैं। अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट किसी का हुआ है क्या? हाँ, तो कितने? 8 में से एक, दो लोग तो नए अपॉइंट हुए हैं, है ना, दोनों लोग नए अपॉइंट हुए। अभी इनका आपको मैनेजमेंट एनालिसिस करते आना चाहिए। रीअपॉइंटमेंट एक हुआ है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस दीपा मिश्रा हैरिस। ठीक है। जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है उनका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वगैरह दे दिया है। रिलेशनशिप, किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? किसी का नहीं है। कितनी बोर्ड मीटिंग हुई? 5 बोर्ड मीटिंग हुई। क्या क्या कमिटीज हैं बोर्ड की? तो बोर्ड ने ये कमिटीज बना रखी है। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट यहां पर है ना, आप ऐसा समझो कि ये डायरेक्टर अपने गले में बंदूक लगा रहा है, गर्दन इधर, कि भैया जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट, जो अकाउंट्स बने हैं उसमें कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है। गोइंग कंसर्न, हमको लग रहा है कि धंधा आगे अच्छा चलेगा, ये सब चीजें। इंडिपेंडेंस ऑफ बोर्ड की, हाँ जी बोर्ड इंडिपेंडेंट है, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोर्ड ने मीटिंग करी है क्या? करी है, समझना। ये सब चीजें बताता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बताता है कि आपकी कंपनी में कौन कौन सी पॉलिसीज हैं। अब ये बार बार ये क्यों पढ़ोगे आप? हर कंपनी के अंदर विजिल मैकेनिज्म होता है, हर कंपनी के अंदर विसिल ब्लोअर पॉलिसी होती है। क्या करोगे इसको पढ़ के? ये कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेरे को थोड़ा ना दे रहा है। अब इतनी सारी पॉलिसी उसने तो दे दी, ले पढ़ते बैठ बैठ के। इनसाइडर ट्रेडिंग कोड क्या है कंपनी का, 33 पेज का, तो कितना पढ़ लेगा भाई? समझ रहा है? वैसी चीज है, समझना। फिर इन्होंने बताया कि कंपनी के कौन कौन एम्प्लॉयज हैं, की मैनेजर पर्सन, मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी, कंपनी के एमडी सीईओ वगैरह कौन कौन लोग हैं। ठीक है। एम्प्लॉयज कौन कौन है कंपनी के। ठीक है। कोई लोन वोन दिया है क्या? कोई लोन नहीं है, समझना। अगर कोई लोन है तो उसने बोला है इट इज एज पर सेक्शन 186 ऑफ कंपनीज एक्ट, लॉ के हिसाब से दिया है। ठीक है। कोई पब्लिक डिपॉजिट है तो कंपनी हैज नॉट एक्सेप्टेड एनी डिपॉजिट। ये सब स्टैट्यूटरी स्टेटमेंट का पार्ट है, ये वाला ध्यान रखना। ये हर कंपनी में सेम मिलेगा आपको। हर कंपनी में कंपनी के ऑडिटर कौन है उनकी जानकारी है, इंटरनल ऑडिट किसने करा है उसकी जानकारी है, कंपनी के शेयर कौन कौन से एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अभी तो हर साल सेम ही इन्फॉर्मेशन है ना। शेयर लिस्टिंग इतनी आसानी से थोड़ा ना कोई बदल जाती है, समझ। और लास्ट में यहाँ बिमल आर ठाकर, चेयरमैन एमडी सीईओ। डायरेक्टर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई आपको कि जी हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और इस कारण से मैंने ये चीज करी। समझ रहे हो आप? नाउ अंडरस्टैंड। एमडीए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेज, इसके बाद एक रिपोर्ट आती है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, लिखा है ना ऊपर स्टार ऑफ एनुअल रिपोर्ट, समझना। अब इस पे कमेंट्री क्या होती है, इसका भी स्टैंडर्ड फिक्स है। ग्लोबल इकोनॉमी पे कमेंट्री होगी, इंडियन इकोनॉमी पे कमेंट्री होगी, इंडस्ट्री कैसी, इंडस्ट्री का डायनेमिक्स कैसा चल रहा है उसके ऊपर कमेंट्री होगी, अपने बिजनेस के ऊपर कमेंट्री होगी, हमारे फ्यूचर में क्या रीजन है जिसके कारण हमारा ग्रोथ आ सकता है उस चीज के ऊपर कमेंट्री होगी, और हमारी क्या मेजर रिस्क है। मेरे हिसाब से अगर आपको धंधे को अच्छे से समझना है तो एमडीए कुड बी द गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस का इस समय स्टेट कैसा चल रहा है। अपन फिर से एडीएफ की रिपोर्ट में जाते हैं और पेज नंबर 89 से एमडीए पढ़ते हैं। आपको यही सब चीजें दिखेंगी, आप खुद पढ़ना और आप समझना कि एक रेडी टू ईट कंपनी का जो बिजनेस है, वो सेक्टर है, वो कैसे परफॉर्म करता है, क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं उस सेक्टर के लिए, और फिर अपन समझते हैं। ठीक है। चलिए देखिए पेज नंबर 89।
So I'll just come फटफट right here, पेज नंबर 89. इधर देखिए, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमी. The global economy in 2024 demonstrated significant resilience while grappling with persistent supply chain disruption. ये तो चल ही रहा है 2020 से, supply chain disrupted है largely due to impact of geopolitical issues. अकॉर्डिंग टू, ये किसी और को ही कोट करते हैं हमेशा यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी में. क्यों? क्योंकि एडीएफ फूड में जो लोग बैठे हैं वो इकोनॉमी के स्पेशलिस्ट थोड़ा ना है. तो क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ was recorded at 3.2%, reflecting steady progress despite tightening financial condition. एडवांस्ड इकोनॉमीज मतलब जो फास्ट इकोनॉमीज है, यूएस वगैरह की बात कर रहे हैं, ग्रू बाय मॉडेस्ट 1.6%, कंस्ट्रेंड बाय हाई इंटरेस्ट रेट. ट्रम्प चिल्ला तो रहा है इंटरेस्ट रेट कम कर, इंटरेस्ट रेट कम कर, है ना. एंड कॉशियस कंज्यूमर स्पेंडिंग, लोग थोड़ा हाथ खींचने लग गए, इसलिए ग्रोथ रेट कम है. इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज स्पेशली इन एशिया वर द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ द ग्रोथ, ग्लोबल ग्रोथ. The IMF projecting a healthy 4.6% growth sustained by strong performance in first half of the year. China's slower than expected recovery in 2024 weighed on overall Asia Pacific. बढ़िया लग रही है. मतलब ग्लोबल जो टॉप डेवलप्ड मार्केट है उनका 1.6% का ग्रोथ लग रहा है. जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है स्पेशली एशिया, हमारी ग्रोथ हमको 4.6% के आसपास होती हुई दिख रही है. ग्लोबली जो इन्फ्लेशन है वो 6.8% से कम होकर 5.7% आया है. इसके कारण कमोडिटी के जो प्राइसेस है वो स्टेबलाइज हो गए, है ना. एक थोड़ा डिसिप्लिन आया है इकोनॉमीज के अंदर उसके कारण. ठीक है. रिलीफ वाज डैम्पेंड बाय परसिस्टेंट सप्लाई चेन डिसरप्शन. मगर ये जो इन्फ्लेशन का रिलीफ था, इसके ऊपर आग लगा दी है सप्लाई चेन के डिसरप्शन ने. स्पेशली जो रेड सी क्राइसिस हुआ, अपन ने इस पे कवरेज किया था. ठीक है. पुशिंग द फ्रेट कॉस्ट हायर एंड कॉजिंग ट्रेड डिलेस. जो मेजर इकोनॉमीज है उनके बारे में बात करिए कि क्योंकि इसका 80% बिजनेस बाहर से आ रहा है, तो डेफिनेटली मेजर इकोनॉमीज पे अच्छे से बात करेगा. कि यूएस जो है 2.4% से जीडीपी ग्रो हो रही है. चाइना जो है 4.9% की ग्रोथ लेगा. यूके जो है वो सिर्फ 0.3% ग्रोथ है. जापान ने रिकॉर्ड करी है हाई ग्रोथ 1.7%. जर्मनी जो है वह कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 0.2% का, क्योंकि वहां पर एनर्जी, पूरे यूरोप की हालत खराब है, एनर्जी कंस्ट्रेंट्स हैं. रशिया ने जब से बिजली देना बंद करी है, समझना. तो ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 3.3% के आसपास प्रोजेक्ट करी गई है 2025 और 2026 में. सर इसका इसका डेटा कहां से आया? तो नंबर 9 उसने ये आपको लिंक दे दी है, ये पढ़ लो जाके. ठीक है. ये पढ़ लो जाके, जो यहां पर है, डाउनलोड कर लो इसको और इसको पढ़ लो. वही चीज का उसने शॉर्ट में समराइज वर्जन अपने को बताया है, समझना. इधर आगे बढ़ते हैं. ग्लोबल इकोनॉमी के बाद हमारा क्या पर्सपेक्टिव है ग्लोबल इकोनॉमी में, हमारे बिजनेस का क्या होगा डिस्पाइट द टर्बुलेंट ग्लोबल एनवायरनमेंट शेप्ड बाय जियोपॉलिटिकल टेंशन, है ना. ये सारे फैक्टर्स हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शन है, आपस में लड़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है. एडीएफ फूड रिमेन्ड एजाइल एंड रेजिलेंट. हमने बहुत शानदार तरीके से बिजनेस को रन करा है, एकदम ऑन द टोज रहे. रिस्पॉन्डेड प्रोएक्टिवली टू रेजिंग फ्रेट कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक चैलेंजेस बाय नेगोशिएटिंग द रेट विद शिपिंग लाइंस. तुरंत हमने रेट नेगोशिएट करे. ऑप्टिमाइज करा डिलीवरी मॉड्यूल को, जो डिलीवरी देने का तरीका होता है उनको ऑप्टिमाइज करा कि भाई डिलीवरी कॉस्ट अब आपको बियर करनी है. ठीक है. उनको समझा दिया जो यूएस वालों को. इन एन एनवायरमेंट of volatile input cost, cautious customer spending, particularly in advanced economies like USA, ADF Food sustained its emphasis on operational efficiency, backed by robust balance sheet, and able to absorb external shocks while continuing invest in strengthening its brand. ये पूरा हो दे रहा है. अब ये इंडियन इकोनॉमी पे उतर गया, समझना. once again IMF projecting it to remain the fastest growing major economies over next 2 years. IMF ने फिर इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन दिया 6.2% 2025 में, 6.3% 2026 में. वाइल दिस सिग्नल स्टेबिलिटी जियोपॉलिटिकल टेंशन, वही सेम चीज. ठीक है. एडिशनली इंटेंसिफाइड डाउनसाइड रिस्क ड्यू टू एस्केलेटिंग ट्रेड टेंशंस, ट्रेड टैरिफ जो लगने वाले, प्रोलॉन्ग ट्रेड वॉर एंड पॉलिसी अनसर्टेनिटी पोज सिग्निफिकेंट रिस्क टू दीज प्रोस्पेक्ट्स. इनकी लंका कब लगेगी? 6% की, जब ये सब हो जाएगा. क्या क्या हो जाएगा? सप्लाई चेन का कुछ रीअलाइनमेंट होगा, फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी आ जाएगी,
टैरिफ अपने अगेंस्ट चला जाएगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर फिर से आ जाएगा, तब ये ग्रोथ नहीं अचीव हो सकती। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या बोलता है, कंज्यूमर कैपिटल मार्केट पे बात करिए कि भाई जी जो ग्लोबल कैपिटल मार्केट है उसका क्या कंजम्पशन हुआ है। इंडियाज कंजम्पशन कंज्यूमर स्पेंडिंग इज सर्च टू $6 ट्रिलियन, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट्स। समझना, $2.5 ट्रिलियन तो अकेले 2024-25 में ही खा गए, स्पेंड हो गया। निफ्टी 50 जो है उसकी मार्केट कैपिटल बताइए $4.39 ट्रिलियन अर्ली 2025 में। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताइए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरी है जी 2024 में। 25 का डेटा अवेलेबल ही नहीं होगा उनके पास, कहाँ से आया अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18 नंबर, 21 नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट बताओ, गवर्नमेंट तो दे ही नहीं सकती, दे ही नहीं दिए। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में बात करिए, इंडिया के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में बात करिए। कंटिन्यूज टू प्ले पिवटल रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, 12% टू नेशनल एक्सपोर्ट, 12% टोटल एक्सपोर्ट का 12% फूड एक्सपोर्ट से आ रहा है जी इंडिया का, एंड 10% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी फूड एक्सपोर्ट से आ रहा है। ठीक है, प्रोसेस्ड फूड ग्रो बाय 13%, शानदार ग्रोथ, 13% का एक्सपोर्ट ग्रोथ आया है। मतलब मेरे जो सेक्टर है उसमें 13% से ग्रो हो रहा है, एडीएफ फूड की बात कर रहा हूं मैं। ड्रिवन बाय अर्बनाइजेशन, डाइटरी चेंजेस, लोगों का डाइट मतलब लेने का तरीका बदल गया है। रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक प्रोडक्ट सेक्टर रीच्ड साइज ऑफ 30,498 बिलियन रुपीज, एंड और 2033 तक ऑलमोस्ट डबल होने के चक्कर में 6-7-8 साल में। गवर्नमेंट की भी स्कीम्स आई है, एक्सपेंशन ऑफ ई कॉमर्स, मॉडर्न रिटेल, इंक्रीज्ड ग्लोबल डिमांड ने वैल्यू ऐड करा है। फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को समझाया, एक्सपोर्टर्स को गवर्नमेंट कैसे मदद करी, और यहाँ पर अपना आउटलुक दिया है। ठीक है, फिर ये अपना एडीएफ का पर्सपेक्टिव दिया है, समझना। फिर ग्लोबल एथनिक फूड मार्केट, रेडी टू फूड मार्केट, कितना ग्रोथ ड्राइवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज एंड इन्फ्लुएंशियल इंडियन डायस्पोरा, लोग हिंदुस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, उससे हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। ग्लोबल एपेटाइट फॉर एथनिक एंड ऑथेंटिक फूड, सब लोगों को आज के टाइम बटर पनीर मसाला, ये सब चीजें चाहिए, जो ग्लोबल, जो पनीर टिक्का, इस तरह की चीजें चाहिए। ई कॉमर्स रिटेल ग्रोथ हो रही है तेजी से। ठीक है, चेंजिंग लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं लगातार। पॉपुलैरिटी हो रही है हेल्दी फूड खाने की, होम कुक्ड फूड खाने की। ग्लोबल सर्टिफिकेशंस बढ़ रहे हैं, उसके कारण लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है, समझना। फिर कंपनी का ओवरव्यू दे दिया, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दे दिया, फाइनेंशियल हाईलाइट दे दी, नहीं पढ़ना है अपने को, की रेशियोज दे दिए। ठीक है, रिस्क बता दिया कि कंपनी जी, क्योंकि 95% रेवेन्यू हमारा बाहर से आता है, तो हमको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क तो है। रॉ मटेरियल रिस्क भी है, क्योंकि हमारी जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस बढ़ सकता है, क्लाइमेट चेंज हो गया तो, सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ गया तो, फिर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया तो। कंपटीशन रिस्क है, दूसरे भी कॉम्पिटिटर है। टाटा बड़ा कॉम्पिटिटर है रेडी टू ईट के अंदर, हल्दीराम बड़ा कॉम्पिटिटर है बाहर रेडी टू ईट के अंदर। लॉजिस्टिक सप्लाई चेन का रिस्क है, हम तो हमारी कुरियन कंपनी के ऊपर डिपेंड है, अगर वो कुरियर कंपनी के साथ कुछ हो गया तो हमारे भी लंका लग जाएगा। इंटरनेशनल टैरिफ, यूएस अगर लंबा टैरिफ लगा देता है इंडियन फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो हमारा बिजनेस दिक्कत में जाएगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी को लेके अगर कुछ इशू आ गया तो बिजनेस दिक्कत में जाएगा। फिर अपॉर्चुनिटीज बताता है वो कि इंक्रीज करिए हमने कैपेसिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव कर रहे हैं, स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं, ब्रांड बेस्ड बिजनेस है अशोका और ट्रू इंडियन। ठीक है, ये सब चीजें बता रहा है यहाँ पर। फिर उसने कॉशनरी स्टेटमेंट दे दिए। कॉशनरी स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है पता है, वो ये बोलता है कि जो मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस में जो हमने स्टेटमेंट दी है वो फॉरवर्ड लुकिंग है। फॉरवर्ड लुकिंग है मतलब हमने फोरकास्टेड स्टेटमेंट दी है, और ये गलत भी हो सकती है, इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। इस पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट रेगुलेशन, टैक्स रिजीम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं जो स्टेटमेंट हमने दी वो सही बैठेगी कि नहीं बैठेगी। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, सभी लोगों को अच्छे से। ठीक है, आगे देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा पता है, कि बोर्ड का कंपोजिशन क्या है, बोर्ड में कौन कौन है, भाई वो करता क्या है, कितनी मीटिंग हुई है, किस डायरेक्टर का क्या एक्सपर्टीज है, कौन किस रिपोर्ट, कौन किस कमेटी में। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो मैनेजमेंट एनालिसिस पे हम काफी टाइम पहले, 1 साल पहले के आसपास एक सीरीज लेके आए थे, वो आज भी उतनी रेलिवेंट है, आपको एकदम हार्डकोर समझने को मिलेगा। ठीक है, फिर ऑडिटर रिपोर्ट पे बढ़ते हैं। अब ऑडिटर रिपोर्ट क्या होती है, एक्सटर्नल ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान से समझना। एक ऑडिटर होता है, सर इस ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, एक्सटर्नल कैसे हो गया ये, क्योंकि इसको बोर्ड अपॉइंट करता है।
तो सर बोर्ड अपॉइंट करता है तो क्या हुआ, फिर भी तो ये मैनेजमेंट नहीं, ऐसा नहीं होता ना। शेयर होल्डर्स बोर्ड को अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑडिटर को अपॉइंट करता है। तो ऑडिटर का मालिक मैनेजमेंट नहीं है, ऑडिटर का मालिक बोर्ड है। ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स बोर्ड। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेगा और वो देखेगा कि जो कंट्री में जो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो तरीका है अकाउंटिंग करने का, उसके हिसाब से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए कि नहीं बनाए, नंबर वन। और आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। एक्यूरेट गलत लिख दिया, फेयर होना चाहिए, है ना। ऑडिटर कभी भी एक्यूरेट व्यू नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि जो ऑडिट होता है वो सैंपल के बेसिस पे होता है। तो इसीलिए ऑडिटर हमेशा रीजनेबल अश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता है। रीजनेबल अश्योरेंस देता है कि जो मेरा व्यू है वो ट्रू एंड फेयर है, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं और सही है, ठीक ठाक है। ठीक है। कितनी टाइप की ओपिनियन हो सकती है, 4 तरह की ओपिनियन हो सकती है। कैसी कैसी 4 ओपिनियन हो सकती है। एक नंबर 1 होती है अनक्वालिफाइड, मतलब सब कुछ सही लग रहा है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, दैट इज अनक्वालिफाइड। दूसरी होती है क्वालिफाइड, कुछ चीजों के अलावा बाकी सब ठीक है, यहां पर सब चंगा, यहां पर कुछ के अलावा सब चंगा। और एडवर्स में क्या बोलता है, एडवर्स में बोलता है बेड़ा गर्क, कि बेड़ा ही गर्क हो रखा है अब तो। समझ लो गर्क की स्पेलिंग आप समझ लेना क्या होती है ना। बेड़ा गर्क मतलब सब कुछ ही डूब गया है। ठीक है। और डिस्क्लेमर में, यानी डिस्क्लेमर में हम चुप हो गए, हम कुछ बोल ही नहीं पाए, हम निशब्द हैं, हम कोई ओपिनियन ही नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हमको काम ही नहीं करने दिया मैनेजमेंट ने। जो डेटा हमने मैनेजमेंट से मांगा वो मैनेजमेंट ने दिया ही नहीं। सर क्या आप मुझे हर ओपिनियन का एग्जाम्पल बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूं। समझना, अपने को क्या देखना है वो समझना। हमें है ना 3-4 चीजें देखनी है। एक ऑडिट रिपोर्ट जो है वो फिक्स्ड फॉर्मेट में आती है। ठीक है। कैसे फिक्स्ड फॉर्मेट में आती है? सबसे पहले तो ऑडिटर की ओपिनियन आएगी, ऑडिटर पूरी ओपिनियन देगा। फिर एक सेक्शन आता है जिसको बोलते हैं की ऑडिट मैटर्स। ऑडिट, सर ये यहां पर क्या गलतियां हाईलाइट होती है? नहीं, गलतियां हाईलाइट नहीं होती। यहां पर ऑडिटर बताता है कि पूरे ऑडिट के दौरान ये एक एक्टिविटी ऐसी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी इस ऑडिट के लिए, और हमने इस एक्टिविटी को ये करके परफॉर्म करा है। फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ आता है। यहां पर ऑडिटर पूरी डिटेल में बताता है कि जो मेरा ओपिनियन है उसमें क्या गड़बड़ है, कोई रेड फ्लैग्स हैं, वो सब चीजें यहाँ पर बताता है। डेटा कैसे वेरीफाई हुआ, अजम्पशंस को टेस्ट करा कि नहीं करा। अपन पहले एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन पढ़ते हैं। ठीक है, कि अनक्वालिफाइड ओपिनियन कैसी दिखती है, समझना। तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन में क्या बोलता है, ये पैराग्राफ लगभग सेम रहता है सबका। फर्स्ट वाला बोलता है इन आर ओपिनियन एंड बेस्ट ऑफ आर इंफॉर्मेशन, हमारी ओपिनियन में एंड बेस्ट ऑफ आर इंफॉर्मेशन और हमारी जानकारी में, एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, और जो एक्सप्लेनेशन हमें दिया गया है, एंड बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ अदर ऑडिटर्स, और जो दूसरे ऑडिटर्स हैं उनकी जो रिपोर्ट है उन सब के बेसिस पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट, रीड विथ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है। बेसिस ऑफ ओपिनियन समझना, बेसिस ऑफ ओपिनियन में क्या आएगा, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी स्टैंडर्ड की, और हमने फिर ये सब अदर मैटर्स में आपको समझाया है। अब यहां की ऑडिट मैटर देखो, की ऑडिट मैटर में इनटैंजिबल असेट्स हैं, समझना, इनटैंजिबल असेट्स हैं जिनको आप टच और फील नहीं कर सकते। अब इसका ये मतलब नहीं कि एडीएफ फूड के इंटैंजिबल असेट में कुछ गड़बड़ है। ऑडिटर आपके सामने ये हाईलाइट करना चाहता है, एक मैटर उसकी नजर में आया वो आपको बताना चाहता है। क्या मैटर बताना चाहता है, कैसे बताएगा ऑडिटर मैटर आपको? ऑडिटर ये बताना चाहता है कि कंपनी के बुक्स में क्लोज टू 200 करोड़ रुपए की, सॉरी 20 करोड़ रुपए की इंटैंजिबल असेट्स हैं। 20 करोड़ ही हो गए ना, 20 करोड़ रुपए की इंटैंजिबल असेट्स है, 2000 लाख हुआ तो। और क्या होता है इंटैंजिबल, सर इंटैंजिबल असेट क्या होता है? पेटेंट होगा, ट्रेडमार्क होगा, आपने किसी कंपनी को खरीदने के लिए उसकी औकात से ज्यादा पेमेंट कर दिया होगा, वो इंटैंजिबल असेट्स है। समझ रहे हो? वो गुडविल है, कोई गुडविल हो गई तो इंटैंजिबल असेट है।
अब होता यह है कि अगर आपकी किताब में इंटेंजिबल असेट्स आ रही हैं, तो आपको हर साल के एंड में एक एक्टिविटी करनी पड़ती है, एक असेसमेंट करना पड़ता है, ये समझाने के लिए, ये जानने के लिए कि ये इंटेंजिबल असेट की वैल्यू के अंदर कोई गिरावट तो नहीं आएगी। मतलब जो हमने सोचा है उसकी वैल्यू, अगर कोई वैल्यू में गिरावट है, जैसे मान लो ये 20 करोड़ की इंटेंजिबल असेट है, हमने असेस करा, असेस करके पता चला कि नहीं जी अब तो इसकी जो वर्थ है वो सिर्फ 15 करोड़ ही रह गई है, तो आपको 5 करोड़ रुपए P&L में लॉस बुक करना पड़ेगा। तो ऑडिटर ने आपको ये बताया है, वी कंसिडर दिस एज अ की ऑडिट मैटर बिकॉज रिकवरेबिलिटी असेसमेंट ऑफ सच असेट इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स एंड सब्जेक्टिव एस्टिमेट एंड जजमेंट। ठीक है, तो की प्रोसीजर्स उसने क्या बताए कि हमने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी, ठीक है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस बताया, की कंट्रोल का रिलेटेड टू इंपेयरमेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस, कि आप बताओ कि आप कैसे इवैल्यूएट करते हो साल में एक बार। ठीक है, हमने उनकी वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी को असेस करा, जो एनालिसिस मैनेजमेंट ने करा है, जो अजम्पशंस मैनेजमेंट में लिए वो असेस करे, की ड्राइवर समझे कैश फ्लो ग्रोथ के, डिस्काउंट रेट के। ठीक है, और हमने इस एक्टिविटी में एक इंटरनल वैल्यूएशन स्पेशलिस्ट को भी इन्वॉल्व करा, जिसने रीजनेबलनेस और अप्रोप्रिएटनेस चेक करी वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी की, क्योंकि बीइंग एन ऑडिटर मैं वैल्यूएशन में एक्सपर्ट नहीं हूं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, चैट जीपीटी कर लो, हिंदी में समझा दे भाई। ठीक है, 15 साल के बच्चे को समझा दे भाई, स्क्रीनशॉट लेके समझा देगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अदर मैटर्स में, अदर मैटर्स के अंदर ये सब चीजें बताते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर तो कुछ अदर मैटर्स है नहीं ज़्यादा, बट फिर भी ये बताता है कि हमने 4 सब्सिडरी कंपनीज है जिनको हमने ऑडिट नहीं करा है ना। कुछ सब्सिडरीज है जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है, उनको वहां पर जो रिस्पेक्टिव ऑडिटर है उसने ऑडिट करा है। ठीक है, एक जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें एक सब्सिडरी को हमने इंक्लूड ही नहीं करा है, पावर ब्रांड फूड्स को। क्यों नहीं करा है? क्योंकि वो तो लिक्विडेशन होने वाला है, वॉलेंटरी लिक्विडेशन है उसका, तो मैंने ईजी हो जाता है बहुत अपने को पढ़ने के लिए। फिर अब क्वालिफाइड की डेफिनेशन बताता हूं। क्वालिफाइड का क्या मतलब है? ये छोटी सी दिक्कत है, बाकी सब चंगासी, थोड़ी बहुत गड़बड़ है, बाकी सब चंगासी। देखो क्या बोलता है, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ अदर ऑडिटर्स सेम चीज है, financial statement and other financial information except for, यहां एक्सेप्ट वर्ड आ गया, उधर एक्सेप्ट वर्ड नहीं था, एक्सेप्ट फॉर अफेक्ट ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू इन कंफॉर्मिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि जो मैंने बेसिस वाले पैराग्राफ में समझाया है उसके अलावा बाकी सब चीजें ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, ये होती है क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन का बेसिस बताया है। अब बेसिस कितना सिंपल है वो समझना आपको समझ में आ जाएगा। ग्रेविटा करके कंपनी है, वो कंपनी में इंप्लॉइज की एक ट्रस्ट है, इंप्लॉइज को जो फ्यूचर में पेमेंट करना है अपने को ग्रेच्युटी वगैरह का, उसके लिए कंपनी ने एक ट्रस्ट बना के रखी है। अब क्या होता है, इस ट्रस्ट में अगर कुछ भी ऐड होता है तो वो इंप्लॉइज का हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए, मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है उस चीज के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैनेजमेंट कोई कंट्रीब्यूशन कर देता है वो ट्रस्ट में, तो वो मैनेजमेंट के लिए खर्चा माना जाएगा आइडल केस में। अब क्या हुआ, मैनेजमेंट के पास जो ये ट्रस्ट है इंप्लॉइज का, समझना, इस इंप्लॉय ट्रस्ट में पैसा पड़ा था, तो मैनेजमेंट ने क्या करा, कंपनी के ही शेयर ले लिए, ग्रेविटास, जिसको ट्रेजरी शेयर बोला जाता है, लिखा होगा कहीं ना कहीं ट्रेजरी शेयर, ये रहा तीसरी लाइन में, सर्टन ट्रेजरी शेयर्स, है ना, होल्डिंग कंपनी, तो ग्रेविटास के ट्रेजरी शेयर ले लिए। फिर वो जब बेचे तो गेन हुआ, समझना, जैसे मान लो 50 करोड़ रुपए ट्रस्ट में पड़े थे, मैनेजमेंट ने 50 करोड़ के शेयर्स लिए, वो शेयर डबल हो गए। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो 50 के शेयर 100 करोड़ के हो गए, तो क्या वैल्यू बढ़ गई? क्या वैल्यू बढ़ गई? समझना, तो आपका एक्सपेंस होना चाहिए ना 50 करोड़ आपको, तो क्योंकि वो जो 50 करोड़ का गेन है वो तो इंप्लॉइज का, इंप्लॉइज लेके जाएंगे। तो मैनेजमेंट ने क्या करा, यहां लिखा हुआ है, ग्रुप शुड अकाउंट फॉर सच बेनिफिट्स गिवन टू इंप्लॉइज एज इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। मैनेजमेंट इसको एक्सपेंस ना बताते हुए लाइबिलिटीज में ले गया डायरेक्टली। अगर मैनेजमेंट एक्सपेंस बता देता तो प्रॉफिट जो है वो 20 करोड़ रुपए से गिर के आता। अब ये गड़बड़ हो गई ना, प्रॉफिटेबिलिटी पे बात आ गई।
समझना कि प्रॉफिट को आपने मैनिपुलेट कर दिया है अकाउंटिंग। यहाँ की ऑडिट मैटर में क्या बोला है? की ऑडिट मैटर में बोला है कि अब है ना, यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कंपनी जो है वो लेड बेचती है, लेड और लेड रिलेटेड प्रोडक्ट बेचती है। तो रेवेन्यू कब बुक होगा इस पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब समझा नहीं सर मैं। जैसे कंपनी रेवेन्यू कब बुक करेगी? जब आपने ऑर्डर दिया मैं तब रेवेन्यू बुक करूंगा। जब आप माल का इंस्पेक्शन करने आए मैं तब रेवेन्यू बुक करूंगा। जब माल मेरा वेयर हाउस छोड़ देगा मैं तब रेवेन्यू बुक करूंगा। जब माल आपको डिलीवर हो जाएगा मैं तब रेवेन्यू बुक करूंगा। ये होता है पॉइंट ऑफ सेल कि आपकी रेवेन्यू बुकिंग किस पॉइंट पे मानी जाएगी। तो इन्होंने बोला, इसको पढ़ना, द रेवेन्यू ऑफ द ग्रुप कंसिस्ट प्राइमरली द सेल ऑफ लेड एंड लेड रिलेटेड प्रोडक्ट्स to the customer and is recognized at a point in time when the control of the product is sold to the customer and there is no obligation fulfilled। हम रेवेन्यू तब बुक करते हैं जब जो प्रोडक्ट है उसका कंट्रोल कस्टमर के हाथ में चला जाता है और कस्टमर की तरफ से, ना कि हमारी तरफ से, किसी भी तरह की कोई ऑब्लिगेशन नहीं बचती है। समझिए, टाइमिंग ऑफ द रेवेन्यू इज क्रिटिकल एज देयर इज अ रिस्क ऑफ रेवेन्यू बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बिफोर द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो हमने उसके लिए क्या क्या करा? हमने डिजाइन टेस्ट करे, हमने सब्सटैंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर करे, जैसे रेशियो एनालिसिस करा, हमने सैंपल बेसिस पे देखा कि गुड्स की डिलीवरी कब होती है। ऑडिटर ने अपनी पूरी प्रोसेस समझाई है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो एडवर्स मैकलियोड रसेल करके कंपनी है। ठीक है, आप देखना इसमें क्या हुआ। इन आर ओपिनियन, लैंग्वेज पढ़ो ऑडिटर की, इन आर ओपिनियन एंड बेस्ट ऑफ आर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस and based on the consideration of reports of other auditors on separate financial statements of subsidiaries, ठीक है, as referred to other matters in section below। ठीक है, basis the adverse opinion section below do not give conformity with accounting standard, also does not give true and fair view। ये true and fair view दे ही नहीं रही है कंपनी। क्या गड़बड़ हो गई? बहुत सारी गड़बड़ हो गई। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट था। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट था मतलब कंपनी ने कुछ लाखों, कुछ करोड़ रुपए अपनी सब्सिडरी को दिए थे। समझना, अपनी दूसरी कंपनी को इंटर कॉर्पोरेट लोन दे दिया। अब कंपनी को मालूम है कि वो पैसा वापस नहीं आने वाला है, फिर भी वो अपना लॉस मानने को तैयार नहीं है ना। वो इसको लॉस नहीं लेके जा रही। अगर लॉस लेके जाएगी तो उसका प्रॉफिट कम आएगा। फिर उसके बाद जो अमाउंट पेबल है इनका नॉर्मली, ये सब अगर आप पढ़ोगे तो इसमें एक एक करके आपको समझ में आएगा कि अमाउंट पेबल जो ट्रेड पेबल्स हैं, जो रेगुलर ट्रांजेक्शन्स में देने, वो भी काफी टाइम से पेंडिंग है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके डेबिट, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस टैली नहीं हुए, रिकनसाइल ही नहीं हो पाए। समझना, इन्होंने जो रेंट का पेमेंट किया है एक रिलेटेड पार्टी को, हमको उसके कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं मिले तो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। अब इतने सारे अगर फ्रॉड हैं, इतनी सारे इश्यूज हैं, तो मैनेजमेंट ने तो बेचारे ने गोइंग कंसर्न के ऊपर ही सवाल उठा दिया कि जी हमको तो ऐसा पता भी नहीं है कि कंपनी ग्रो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी फ्यूचर में, है ना। फ्यूचर में कंपनी रह भी पाएगी कि नहीं रह पाएगी, मुझे तो यही नहीं पता है अभी तक। समझिए मेरी बात, हमें डाउटफुल लग रहा है कि कंपनी फ्यूचर में गोइंग कंसर्न रह सकती है। और एक्सप्लेनेशन अगर आप देखो डिस्क्लेमर का, तो वहां पर क्या बोलता है? वो बोलता है कि हमको कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया। अब मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं, आपको कैफे कॉफी डे का रीसेंट एनुअल रिपोर्ट ओपन करना और पेज नंबर 196 से 200 में पढ़ना है कि ऑडिटर कैसे आपको बता रहा है कि ये डिस्क्लेमर जो है कि हमको तो जब हमने मांगा तब हमको कुछ भी नहीं दिया गया, ये चीज आपको कैसे बताई जा रही है। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा अपन ने पहले ही बात करी, दो कैटेगरीज में होते हैं, एक स्टैंड अलोन होता है और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बैलेंस शीट आएगा, बैलेंस शीट आएगा, इनकम स्टेटमेंट आएगा, चेंजेस इन इक्विटी आएगा कि साल में कुछ मालिकाना हक में कोई चेंज हुए क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट आपको कंपनी के हेल्थ के बारे में तो बता देगी, बट बहुत ऊपर ऊपर से बताएगी। अगर कभी आपको चाहिए कि सर एक बार बता दो ऐसे एक अलग से ले आओ कि इनकम स्टेटमेंट कैसे एनालाइज करते हैं, बैलेंस शीट कैसे एनालाइज करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे एनालाइज करते हैं, तो मैं ले आऊंगा एक छोटी सी सीरीज, माइक्रो सीरीज टाइप बना के ना। ये बहुत सरफेस पे बताता है। अगर आपको डीप डीप करना है तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में जाना ही पड़ेगा। कारण क्या होता है,
हर P&L, हर इनकम स्टेटमेंट, हर कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको ये रेफरेंस दिया होता है कि भैया आपको अगर रेवेन्यू देखना है तो रेवेन्यू के लिए नोट नंबर 22 देखो, आपको अगर अदर इनकम देखना है तो अदर इनकम के लिए नोट नंबर 23 देखो। वहां पर आपको डिटेल मिलेगी कि 572 करोड़ रुपीस किस किस चीजों के हैं। ठीक है, तो सर क्या सारे नोट्स पढ़ने पड़ेंगे? देखो अगर पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन जहां पर आपको डाउट है कि यार मेरे को ये जानना है इसमें इतना ऊंचा और इतना नीचा कोई स्पाइक कैसे आ गया, तो उसके तो पढ़ना ही है। अपन कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक कंपनी है आईएसटी। आईएसटी लिमिटेड क्या करती है पता है? हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट बनाती है। जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मशीन में ऑटो पार्ट्स लगते हैं ना, उनमें बहुत प्रिसीजन चाहिए होता है। अगर 0.5 मिलीमीटर भी इधर उधर हुआ तो ऑटो पार्ट काम नहीं करेगा, वो पार्ट जो लगा हुआ है। ऑटोमोबाइल के लिए बनाता है, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री के लिए बनाता है। और ये एसईजेड डेवलपर है। इट इज ऑल्सो एन एसईजेड डेवलपर। ये एसईजेड का डेवलपमेंट का काम भी करता है और साथ में कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी करता है। इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। अब बैलेंस शीट अगर आप देखते हो तो टोटल 1,38,000 का असेट का टोटल है। ठीक है, उसमें से एक 90,000 तो इन्वेस्टमेंट ही है। तो अब मैं अगर जाके देखता हूं, समझ ना रहे, मेरे पास जितनी टोटल असेट है उसका 60-70% तो इन्वेस्टमेंट करके रखा है तूने। तो इंजीनियरिंग कंपनी क्या कंपनी है? मैंने इन्वेस्टमेंट खोल के देखा, तो जब इन्वेस्टमेंट ओपन करके देखा तो यहां तो इसने शेयर बाजार लगा रखा है, पूरा शेयर खरीद रखे हैं। देखो रेलीगेयर, बीएसई, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, समझ लो पूरा का पूरा शेयर बाजार लगा रखा है। मतलब इससे मुझे ये समझ में आया ना कि मेरे को धोखा है कि आप इंजीनियरिंग कंपनी में, एक्चुअल में तो आप अपना खुद का म्यूचुअल फंड खोल के बैठे हो। सब्सटेंस ओवर द फॉर्म तो वैसे ही दिख रहा है। एक और कंपनी देखिए, यूनिवर्सिस फोटो इमेजिंग। ये क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेलिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है। किस चीज का? एक्सरे फिल्म्स का, है ना। आप इसको देखो तो इसके अदर इनकम में कितना जबरदस्त जंप है। 2021 में 1100 करोड़ के अदर, 1100 के अदर इनकम थे, 1100 लाख के, और यहाँ 47,000 लैक्स के अदर इनकम है। अब अगर आप खोल के देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि इनको अपनी एक फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला इस साल, जो पिछले साल नहीं था। तब इसमें बिजनेस प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट बढ़ा हुआ आएगा। ईपीएस देखो कैसा उछल गया, अर्निंग पर शेयर 31 से 460 हो गया ईपीएस। बट ये ईपीएस सस्टेनेबल नहीं है ना। इट इज अ वन टाइम डिविडेंड विच अ कंपनी हैज रिसीव्ड। ये सब चीजें मुझे नोट्स टू अकाउंट से मिलती हैं। कंपनी के रिसीवेबल्स, जो कंपनी को लोगों से पैसा लेना है, वो बढ़ गए, समझना। अब उसके पीछे ये रिसीवेबल का पूरा देखो डेटिंग एजिंग शेड्यूल मिल जाएगा कि कौन से रिसीवेबल कितने पुराने हैं। इसमें देखो 3 साल से ज्यादा पुराने रिसीवेबल 50 के। ठीक है, सेम चीज कहां पर सबसे ज्यादा रिसीवेबल है? जो ड्यू है। तो आपको ये समझ में आता है कि यार कौन सा पैसा ज्यादा लेना बाकी है। पुराना पैसा लेना बाकी है ज्यादा है, नया पैसा, नई सेल का पैसा। अगर पुरानी सेल का पैसा लेना ज्यादा बाकी है तो डूबने के चांसेस ज्यादा है। बेसिक मारवाड़ी बुद्धि है। तो अगर मैं इसको समअप करूं सब चीजों को, तो यही है कि बिजनेस ओवरव्यू समझने मिलता है। चेयरमैन सीईओ का लेटर भी इंपॉर्टेंट है। एमडीए पढ़ना है, बोर्ड की रिपोर्ट पढ़नी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पढ़नी है, समझना, ऑडिटर रिपोर्ट पढ़नी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और की नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ने हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप मुझे बताओ, क्या आपको मेजर लेवल पे 300 पेज की रिपोर्ट में 50, 60, 70 पेज पे ही फोकस करना है? एब्सोल्युटली यस। तो ये तो 100% हो जाएगा। तो अगर हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है। कमेंट में लिख के बताओ क्या अब एनुअल रिपोर्ट हो जाएगी आपसे। ठीक है, और बताओ ये कौन है ब्लैक टी शर्ट में। के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइन। अच्छा एक चीज़ और, हम लोग हमारा इक्विटी रिसर्च कोहर्ट जल्दी लेके आ रहे हैं। ठीक है, एंड अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो थोड़ा सा इंतज़ार करो, हमारी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा वीडियो लेट देख रहे हो तो हम लोग आप उसमें एडवांस रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लेना।